Good morning, student. Welcome again to ब्रेनचाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है 17वीं बीपीएससी के लिए हमने एक एसए गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके तहत शुरुआत में हमने ये डिसाइड किया था कि शुरुआत में कुछ बिहार के प्रोवर्ब को डिस्कस किया जाए, है ना, कि उस पर एसए हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रही है कि बिहार का जो प्रोवर्ब है, लोकोक्तियां हैं, उस पर एसए लिखने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो हमने ये सोचा कि विद्यार्थियों को मदद करने के लिए बिहार के प्रोवर्ब को डिस्कस किया जाए, बिहार के प्रोवर्ब पे कैसे एसए लिखेंगे उसको डिस्कस किया जाए। फिर बाद में इसी एसए गाइडेंस सीरीज में हम लोग कुछ जनरल टॉपिक, कुछ फिलोसफिकल टॉपिक भी लेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज भी एक बिहार के प्रोवर्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का बिहार का प्रोवर्ब है, बतिया पाछे के रही, खुटवा रहिए पर रही। बतिया पाछे के रही, खुटवा रहिए पर रही। देखिए, ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है बिहार का। और आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल, है ना, कोई भी व्यक्ति ये प्रिटेंड करता है कि वो किसी भी लॉ को या जजमेंट को या डिसीजन को मान रहा है। ये प्रिटेंड करता है, ये दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वो उस लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। अंदर से यानी इंटरनली वो उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है ना। बाहर से वो दिखावा करता है कि मैं इस ऑर्डर को मानता हूं, मैं इस डिसीजन को, इस जजमेंट को मानता हूं, बट, है ना, वो अंदर से उस लॉ को, उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को, उस डिसीजन को फॉलो नहीं करता। तो ये एक मोरल कॉन्ट्राडिक्शन है, मोरल कॉन्ट्राडिक्शन कि हम सामने से दिखा रहे हैं ड्यू टू फेयर और भी अलग अलग रीजन के कारण, कि हम सामने से दिखा रहे हैं कि हम आप उस किसी डिसीजन को, किसी ऑर्डर को या किसी लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, मानते हैं, बट अंदर से हम उसको फॉलो नहीं करते, है ना। यानी ठीक है, ये खेत आपका है, लेकिन मेरा जो खूटा है वो यहीं पे गरेगा। आपका खेत है लेकिन मेरा खूटा यहीं पे गरेगा। ये कहावत है जो कि पॉपुलर है, और इसका लिटरल मीनिंग यही है कि खेत आपका है, ठीक है, बट खूटा जो मेरा है वो यहीं गरेगा, यहीं रहेगा। यानी ठीक है, लॉ डिसीजन हम मानते हैं, है ना, डिसीजन सही है आपका, है ना, लॉ सही है, ऑर्डर सही है, बट हम अंदर से उसको नहीं मानेंगे। इसको, ये है मोरल कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, मोरल कॉन्ट्राडिक्शन। और ये ऐसे इसी मोरल कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है, इसी मोरल कंट्राडिक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मोरल कंट्राडिक्शन है कि हम बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम इस ऑर्डर को मानते हैं, डिसीजन को मानते हैं, बट अंदर से हम इस डिसीजन को नहीं फॉलो करेंगे, है ना, हम रिजिड हैं, हम उस डिसीजन को नहीं फॉलो करेंगे। तो ये प्रोवर्ब जो है, इसका जो थीम है वो, ये प्रोवर्ब उस कंट्राडिक्शन को, उस मोरल कंट्राडिक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, देखिए, ये जो प्रोवर्ब है, ये प्रोवर्ब ये हिपोक्रेसी को या फिर डिस्ट्रस्ट को ये हाईलाइट कर रहा है ना। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब बाहर से हम कुछ और हैं, अंदर से हम कुछ और हैं, है ना। तो इस एसे का थीम क्या है? इस एसे का थीम है आउटवर्डली a person accept an authority, but inwardly they remain firm in their own stance, है ना। इस एसे का थीम क्या है? थीम है
outwardly a person accept an authority but inwardly they remain firm in their own stance. बाहर से किसी भी अथॉरिटी को मानना बट अंदर से अपने ही स्टैंड पे, है ना, अपने ही डिसीजन पे, अपने ही बिलीफ पे खड़े रहना, है ना। ये एक मोरल कॉन्ट्राडिक्शन या हिपोक्रेसी को दिखाता है, ठीक है। तो ये एसे का थीम है। एसे के थीम को लिखने के बाद, प्रोवर्ब के थीम को लिखने के बाद, प्रोवर्ब के थीम को लिखना है और इसी थीम पर आधारित एक कहानी बनानी है आपको, है ना। इसी थीम पर आधारित एक कहानी आपको बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से भी एक कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो ये मानता है इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो करता है ना। वो ये मानता है कि कई सारी वस्तुएं जिसका हम प्रयोग करते हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है ना। बट जब उन वस्तुओं को छोड़ने की बात आती है तो वो उन वस्तुओं को त्याग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स। जैसे आपको पता है कि नेशनल एक डिसीजन है नेशनल गवर्नमेंट का कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर देना है ना। वो बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं कर सकता है। ये लॉ है ना, ये बैन किया गया है और सभी व्यक्ति इस लॉ को मानते हैं। बट आपको पता है कि सिंगल यूज प्रैक्टिस अभी भी फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक हिपोक्रेसी है, ये एक मोरल कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम उस अथॉरिटी को मान रहे हैं, है ना, लॉ को मान रहे हैं, बट एक्चुअल में अंदर से हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही स्टैंड पे हैं, है ना। तो यहां से एक कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर डॉरी सिस्टम, है ना। आप डॉरी लॉ, एंटी डॉरी लॉ को आप एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, बट इंटरनली आप उस स्टैंड पे हैं कि डॉरी जो है वो प्रेस्टीज है ना, सोशल प्रेस्टीज है डॉरी लेना। तो इस तरह से एक हिपोक्रेसी आप दिखा रहे हैं। तो ये इससे क्या बताता है, हिपोक्रेसी को बता रहा है कि आप अथॉरिटी को मान रहे हैं, आप लॉ को मान रहे हैं, आप ऑर्डर को मान रहे हैं बाहर से आउटवर्डली, बट इनवर्डली अंदर से आप वही काम कर रहे हैं जो आप करते आ रहे हैं, जो आपको लगता है जो सही है, या जो आपका जिसमें बिलीफ है वही काम कर रहे हैं आप, है ना। एसे के थीम को लिखने के बाद, एसे का स्ट्रक्चर लिखा जाता है जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, एक एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कोटेशन को वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पे एनेक्डोट जब आप लिखेंगे, एक शॉर्ट स्टोरी जब लघु कथा इस पे लिखेंगे तो वो लघु कथा इसके थीम पे आधारित होनी चाहिए, और बाद में उस लघु कथा को इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, जिससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे इस थीम को एक्सप्लेन किया जा सके, इस ऐसे को एक्सप्लेन किया जा सके, है ना, ऐसे क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आप बॉडी पार्ट में देंगे थ्रू डिफरेंट डायमेंशन। बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, आंसर करेंगे कौन से क्वेश्चंस का, जिस क्वेश्चन को आपने इंट्रोडक्शन में पूछा है। तो एक कहानी से स्टार्ट कीजिए, कहानी को टॉपिक के साथ जोड़ने के बाद थोड़ा वहां पे एक्सप्लेन कीजिए, है ना, ये इसके थीम को वहां पे एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछें। तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, है ना, एक कहानी बना देंगे आप। एक कहानी जैसे मैंने डॉरी वाला बताया, है ना, कि एक सरपंच थे गांव में, है ना, और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, है ना, और वो सरपंच ये मानते थे कि डॉरी जो है मतलब जो डॉरी लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। ये बाहर दिखाते थे सबको, है ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, सरपंच थे, तो वो लोगों को बोलते थे कि जो डॉरी एंटी डॉरी लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, डॉरी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब उनके बेटे के शादी की बात आई तब उन्होंने डॉरी का डिमांड किया
ये वो हिपोक्रेसी को दिखाता है, ये वो मोरल कंट्राडिक्शन को दिखाता है, और ये स्टोरी जो गिवन एसे है ना, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके थीम को एक्सप्लेन करता है। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है कि नाउ वी विल डेल्व डीपर इनटू दिस टॉपिक बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम। हम इस टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे, अब इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके डिफरेंट डायमेंशन को देखेंगे बाय आस्किंग सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को पूछकर और उन क्वेश्चंस का आंसर देकर। ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? बतिया पाछे के रही, खुटवा रहिए पर रही। ये टॉपिक है हमारा। बतिया पाछे के रही, खुटवा रहिए पर रही। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना? पहला क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चंस आप इंट्रोडक्शन में ही पूछ रहे हैं और इसका आंसर बॉडी पार्ट में देंगे। क्वेश्चन क्या बन सकता है? what are the different perspective where this essay is relevant? कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें ये ऐसे रेलेवेंट है, ये टॉपिक रेलेवेंट है ना, वहां पे फिट बैठता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर। ये जो मोरल कॉन्ट्राडिक्शन है या हिपोक्रेसी है, जो हम दिखावा करते हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर से वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है ना। बाहर दिखाते हैं कि हम लॉ को फॉलो करते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो बिहेवियर है, उसका रीजन क्या है? तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what are the implication, consequence, what are the consequence of this behavior, what are the consequences of this behavior, और साथ ही साथ यहीं पे इसका सॉल्यूशन भी बता देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको सॉल्यूशन के बाद कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन डालना है। तो क्वेश्चन क्या हो गए? व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव वेयर दिस एसे इज रेलेवेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ दिस बिहेवियर, एंड यहीं पे सॉल्यूशन भी बता देना है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन में ही स्टोरी को लिखने के बाद, एनेक्डोट्स को लिखने के बाद ये क्वेश्चंस आप पूछेंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे बॉडी पार्ट में, और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। यही ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो क्या क्या डायमेंशन बन सकता है? तो सबसे पहला जो डायमेंशन बन सकता है वो है हिस्टोरिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री से अगर ले तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना। इंडियन हिस्ट्री से अगर ये ले तो पहला एग्जांपल बनेगा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जहां पे जमींदारी सिस्टम वाज लीगली एबोलिश्ड इंडिया, मोस्ट लैंडलॉर्ड्स फॉर्मली एक्सेप्टेड द डिसीजन। जमींदारी सिस्टम, जब लैंड रिफॉर्म आया, जमींदारी सिस्टम पे बैन किया गया, लीगली उसको बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कई सारे लैंडलॉर्ड ने इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया, यानी बाहर से एक्सेप्ट किया। बट मेनी ऑफ देम फाउंड अल्टरनेटिव वे टू रिटेन कंट्रोल ओवर लैंड। लेकिन कुछ ने नया रास्ता निकाल लिया उस लैंड पे कंट्रोल करने के लिए।
यानी हम लॉ को फॉर्मली मान रहे हैं और वर्डली हम लॉ को मान रहे हैं, लेकिन अंदर से हम वही कर रहे हैं जो हम करते आ रहे थे, है ना। तो ये हिपोक्रेसी है थ्रू इंटरमीडिएट एंड प्रॉक्सी ऑनरशिप। प्रॉक्सी ऑनरशिप, दूसरे के नाम पे ऑनरशिप दे दिया, है ना। और इसके कारण इससे क्या किया उन्होंने, लॉ को जो है तोड़ने का एक तरीका निकाल लिया। बाहर से दिखा रहे हैं कि हम लॉ को मानते हैं, ये लॉ को तोड़ने का तरीका उन्होंने डेवलप कर लिया। दूसरा है सोशल एग्जांपल अगर ले तो डॉरी सिस्टम इन इंडिया, है ना। डॉरी सिस्टम को इलीगल है और इट इज स्टिल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। बहुत लोग इसको मानते हैं कि डरते हैं इससे या मानते हैं कि डॉरी जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस में अभी भी है। Many family outwardly oppose dowry but accept or demand it in the name of gift and custom. बहुत सारी फैमिलीज डॉरी को अपोज करते हैं, डॉरी सिस्टम को, लेकिन डॉरी को दूसरे वे में गिफ्ट के रूप में या फिर कस्टम्स के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी इस थीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव है वो है पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है एग्जांपल, जैसे स्वच्छ भारत अभियान लॉ है ना। मेनी पब्लिक फिगर्स एंड सिटीजन सपोर्ट द क्लीन इंडिया मिशन। मेनी पब्लिक फिगर एंड सिटीजन सपोर्ट द क्लीन इंडिया मिशन। बहुत लोगों के आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन रियलिटी में, है ना, रियलिटी में क्या करते हैं, रियलिटी में फेल टू इंप्लीमेंट क्लीननेस इन देयर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में क्लीननेस को इंप्लीमेंट करने में फेल हो जाते हैं, अपने आसपास भी साफ सुथरा नहीं करते रखते, लेकिन हिपोक्रेसी यानी हिपोक्रेसी के हिपोक्रिटिकल बिहेवियर के अंतर्गत वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। इन्वायरमेंटल लॉज एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट, है ना। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन स्पीक्स अबाउट क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाउएवर व्हेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर एट अ स्टेक मेनी कंट्री एंड कंपनीज इग्नोर एनवायरमेंटल पॉलिसी। हम लोग मानते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे यहाँ, या हम लोग मानते हैं कि एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। बहुत सारे कंट्री यूएनएफसीसी का जो कॉप है उसके मेंबर्स होते हैं, उसके सिग्नेटरी होते हैं। इसके बावजूद जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े जो कंपनियां हैं, है ना, वो एनवायरमेंटल जो इंटरेस्ट है उसको स्टेक पर रख देते हैं। जब इकोनॉमिक स्टेक उनका रहता है तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज को वो इग्नोर करते हैं। ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। पर्सनल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं, पर्सनल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव में जैसे मोरल एंड रिलीजियस डिलेमा। मेनी पीपल प्रीच ट्रूथफुलनेस नॉन वायलेंस। बहुत लोग सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, काइंडनेस की बात करते हैं और खुद को बहुत रिलीजियस दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिस में दे डू नॉट फॉलो दिस वैल्यूज, है ना। वो दिखाते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत मोरल्स हैं, ट्रूथफुल, सत्य को मानते हैं, नॉन वायलेंस को मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो इन वैल्यूज, ये वैल्यू उनके पास नहीं होता है। बहुत सारे जो सो कॉल्ड जो बाबा हैं, जो गुरु हैं, वो भी कई सारे ऐसे एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाते हैं कि जो उनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। इसके बाद ग्लोबल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, है ना। नेशंस पार्टिसिपेट इन क्लाइमेट समिट एंड साइन एनवायरमेंटल ट्रीटीज, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, है ना। कई सारे देश उसके सिग्नेटरी थे। हाउएवर व्हेन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी इमर्ज दे इग्नोर देयर कमिटमेंट। जैसे यूएस है ना, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चला गया, या पेरिस एग्रीमेंट में रहते हुए भी कई देश क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही वहां पे, है ना, फुलफिल करते हैं और जो अपना कमिटमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड डबल स्टैंडर्ड। ह्यूमन राइट्स एंड डबल स्टैंडर्ड। वेस्टर्न नेशन एडवोकेट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। वेस्टर्न नेशन, हाउएवर व्हेन देयर इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करता है, ह्यूमन राइट्स का हवाला देता है।
डेमोक्रेसी का हवाला देता है। लेकिन जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या मिलिट्री इंटरेस्ट हो, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, है ना, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, दे सपोर्ट ऑथोरिटेरियन डिजाइन, यूएस का आपने देखा है ना कई जगह पे, और टर्न अ ब्लाइंड आई टू ह्यूमन राइट वायलेशन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने डिस्कस किया डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डायमेंशन से। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर। तो रीजन क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, सोसाइटल प्रेशर एंड इमेज बिल्डिंग। सोसाइटी का प्रेशर होता है कि सोसाइटी में मेरा इमेज ना खराब हो जाए, इसके लिए करते हैं, है ना। यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हैं, पीपल एग्री पब्लिकली टू मेंटेन देयर रेपुटेशन इवन इफ दे डू नॉट बिलीव इन दिस इन द डिसीजन। उसके बाद दूसरा, फेयर एंड कंपटीशन, फेयर रहता है, डर रहता है लॉ से, अगर लॉ तोड़ते हैं, लॉ को नहीं मानते हैं तो सजा हो सकती है। एंड कंपल्सन, कंपल्सन जैसे इंडिविजुअल एक्सेप्ट रूल्स अंडर लीगल और सोशल प्रेशर बट कंटिन्यू देयर ओल्ड वे इन प्राइवेट। हैबिट ऑफ हिपोक्रेसी, एक हैबिट है, एक साइकोलॉजी है, यहाँ पे आपको इस साइकोलॉजी पे फिलॉसफी डालनी है ना। तो ये साइकोलॉजी होता है, एक हैबिट होता है हिपोक्रेसी का, है ना, दिखावा करने का। सम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हैबिचुअली से वन थिंग बट डू अनदर, ensuring they remains in a safe position. रेसिस्टेंस टू चेंज, कुछ ऑर्थोडॉक्सी होता है, रेसिस्टेंट टू चेंज होता है, मतलब वो नए चेंज को नहीं लाना चाहते हैं अपने अंदर। तो बाहर से तो मानते हैं कि हम मॉडर्न हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर ऑर्थोडॉक्सी होती है, वो नए आइडियाज को, है ना, चेंज होने के डर से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? कंसिक्वेंस है फेल्योर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस फेल्योर हो सकता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, सोशल हिपोक्रेसी, सोशल हिपोक्रेसी जिसके कारण सोशल हैफहजार्डनेस हो सकता है, सोशल एनार्की आ सकती है, या सोशल कैओस हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है, इफ लीडर्स ओनली मेक प्रोमिसेस विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस डिक्लाइन, पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी डिस्कस करना है ना। सॉल्यूशन क्या है? इस तरह के बिहेवियर्स को अवॉइड करने के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रिटी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के अंदर झांकना कि हम कैसे हैं, मोरल ग्राउंड पे हमारी कंसाइंस क्या कहती है, कंसाइंस को फॉलो करना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब खुद का गोल और कंट्री का गोल दोनों एक गोल होना, या ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही होना। इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ को इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता है तो मॉनिटरिंग हो और उसको सजा मिले। थर्ड है मोरल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन में वैल्यू डालना, वैल्यू मूल्य, जो हमें वैल्यूज क्या करती है, हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती हैं। और ये कैसे होगा? वैल्यू एजुकेशन, मोरल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस से, समाजीकरण से, यानी फैमिली के द्वारा, स्कूल के द्वारा और समाज के द्वारा ये एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, और ये जो वैल्यूज है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये सोल्यूशन है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? द प्रोवर्ब बतिया पाछे के रही खुटवा रहिए पर रही रिवील्स अ डीप ट्रूथ अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, है ना। मेनी पीपल्स पब्लिकली एग्री विथ रूल्स एंड जस्टिस बट प्राइवेटली इग्नोर देम। यही इसका कंक्लूजन है कि मेनी पीपल्स एग्री विथ रूल्स एंड जस्टिस बट प्राइवेटली इग्नोर देम। दिस कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर एग्जिस्ट इन गवर्नेंस, सोशल नॉर्म्स, पर्सनल लाइफ एंड ग्लोबल पॉलिसीज। To build a strong and honest society, people must align their action with their word and follow the principles they claim to support. और लास्ट में एक प्रोवर्ब से, एक कोटेशन से, लास्ट में एक कोटेशन से आपको एंड करना है। कोटेशन क्या हो सकता है? जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग और एग्रीइंग, जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग और एग्रीइंग, इट इज अबाउट लिविंग बाय इट। न्याय वो नहीं है कि सिर्फ सुन लिए और उसको मान लिए, है ना, एग्री कर लिए। न्याय वो है जिसको हम जीते हैं, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारते हैं, उसको न्याय कहा जाता है। तो इस तरह से आप उसको एंड कर सकते हैं, कोटेशन को, कोटेशन लिखकर इस ऐसे को एंड कर सकते हैं। अब्रप्टली एंड नहीं करना चाहिए, एक कोटेशन लास्ट में डाल दिया जो कि जस्टिफाई करता हो, जो कंक्लूसिव कोटेशन हो, उसको वहां पे आप डाल सकते हैं। होप कि आपको ये हेल्प करेगा आपको ऐसे लिखने में।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।